सो बच्चों गुड मॉर्निंग। यार सीएमए इंटर ग्रुप 1 का अकाउंटिंग सब्जेक्ट में रेक्टिफिकेशन चल रहा था लास्ट लेक्चर में, बट एक कॉन्सेप्ट था चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन जो आई थिंक हमारा अभी तक बाकी है। लास्ट लेक्चर में रेक्टिफिकेशन हमने देखा था। रेक्टिफिकेशन के ऑलरेडी कितने 2-3 लेक्चर हो गए ना, 2 लेक्चर हुए, 2 बराबर। एक पहले कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है, इसी टॉपिक का है जिसका नाम है चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। क्या नाम बेटा उसका? चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। अब हमारे रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये जो कॉन्सेप्ट है चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, ये अभी भी पुराना वाला ही है, बराबर है क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। धनश्री किसी के पास नहीं है, मेरे पास है, मेरे पास, मुझसे बात करो, आ जाओ। सो मुन्ना प्लीज ध्यान देना, ये जो चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है ये आज भी हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आईसीएमआई के लेटेस्ट मॉड्यूल में भी ये पुराना कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि आईसीएमआई का मॉड्यूल पुराना है, आईसीएमआई के लेटेस्ट मॉड्यूल में भी ये ट्रीटमेंट पुरानी दी है। रियल लाइफ में ये ट्रीटमेंट फॉलो नहीं होती है, बराबर है सर? रियल लाइफ में क्या होता है बताऊंगा, डोंट वरी। सो हम लोग अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले एक बार अच्छे से ध्यान दे दो। अब मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो सीएमए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको एग्जाम में भी वो ही लिखना होगा, राइट? अगर इसके अंदर में कोई अमेंडमेंट्स आ जाती है मॉड्यूल के अंदर में तो डोंट वरी, मैं आपको वो अमेंडेड भी पढ़ाता हूँ। लेकिन आज के डेट तक, जिस दिन मैं लेक्चर ले रहा हूँ उस दिन तक कोई अमेंडमेंट अभी तक आई नहीं है। तो मैं कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। लिखेंगे सब लोग, छोटू सा कॉन्सेप्ट है, 1 पेज का ही है, ध्यान देना। आई थॉट ये हो गया, बट अच्छा हुआ बच्चों ने याद दिला दिया, थैंक यू यार। चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। लिखो बेटा फटाफट से मेरे साथ साथ में, चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। लिखा बेटा सभी ने? चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। सब लोग साथ में रहना बेटा। सीएमए इंटर, सीएमए का एक्सक्लूसिव बैच है, ये मर्ज नहीं है किसी कोर्स के साथ, राइट? एंड दिस साइड सीए हरीश मथारिया। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, ध्यान देना, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है। सो क्या कहना है इस कॉन्सेप्ट का, ध्यान देना। पहला, क्या आप मेथड चेंज कर सकते हो क्या? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। इफ स्टैचू लॉ ने बोला है तो, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला है तो, या फॉर मोर अप्रोप्रिएट, लिखो फटाफट से, प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। आपको अगर लॉ ने बोला है फॉर कंप्लायंस, लॉ ने बोला है मतलब आपको कंप्लाई करना है ना, लीगली। स्टैचू, लॉ कहता है कि आपको मेथड चेंज करना होगा। आज तक आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते थे, अब स्ट्रेट लाइन नहीं चलेगा, अब आपको डब्ल्यूडीवी यूज करना है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट कहता है आपने डिप्रिसिएशन एज पर डब्ल्यूडीवी के हिसाब से कैलकुलेट करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग द टैक्सेबल प्रॉफिट। मैं नहीं बोलता हूं, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है। तो अगर लॉ ने बोला मेथड चेंज करो तो करेंगे, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला मेथड चेंज करो तो करेंगे, या आपको लगता है मेथड चेंज करने की वजह से आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा हो जाएगा, फॉर मोर अप्रोप्रिएट और मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट यू कैन चेंज द मेथड। इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर पूरा होता है, इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर पूरा होता है, इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर पूरा हो रहा है, यस यू कैन चेंज द मेथड। अदरवाइज आपको मेथड चेंज करने की अथॉरिटी नहीं है। इन तीनों में से कोई तो एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, इसलिए मैंने बीच में लिखा है और।
और अगर आप मेथड चेंज करते हो, इफ change in method, then it will change in accounting policy. It will be considered as change in accounting policy. अगर आप मेथड चेंज कर रहे हो तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। यस और नो? कि आपने आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है मैंने इसके पहले के लेक्चर में बताया। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स, है ना। उसके कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे आपको। मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, प्रोविजन हम लोग जो क्रिएट कर रहे हैं फॉर डाउटफुल डेट, ये सब हमारी क्या है? पॉलिसी। जब कभी भी किसी एक ही चीज़ को हासिल करने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते हैं तो हर रास्तों को क्या बोलते हैं? पॉलिसी। उसमें से तुमने कौन सी पॉलिसी यूज़ किया, कुछ याद आ रहा है क्या? है ना। जो बच्चों का प्रीवियस लेक्चर छूटा हुआ एक बार आज ज़रूर कांटेक्ट कर लेना, डोंट वरी, कुछ ज़्यादा मिस नहीं हुआ। CMA फाउंडेशन में आपने जो देखा था वही सारी चीज़ें अभी तक हुई है, नया नहीं हुआ है ना। इंटर वाला ऐसा कोई टॉपिक जो फाउंडेशन में नहीं था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पहला ही टॉपिक चल रहा है, राइट। आ जाओ। सो इट विल बी कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। लेकिन ये अकाउंटिंग, देखो मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन चेंज करना, इट विल बी कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कब चेंज कर सकते हैं? लॉ ने बोला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला, या फिर आपको लगता है कि ड्यू टू दिस चेंज योर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंटेशन विल बी मोर मीनिंगफुल, या आपको लगता है चेंज करने की वजह से फिनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट हो जाएगा। अप्रोप्रिएट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूजर्स, के शेयर होल्डर्स फिनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करते हैं और उनके डिसीजंस लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना, प्रपोज इन्वेस्टर्स, है ना, डिसाइड करते हैं ना। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट से उनको क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आपने भैया सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर देना, डिस्क्लोज कर देना, डिस्क्लोज कर देना। क्यों करते हैं डिस्क्लोज? इतना डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, यस और नो। चलो थोड़ा सा आगे ध्यान देना। नाउ अब अगर कोई मेथड चेंज कर रहा है तो आपको इफेक्ट कैसा देना है उसका? रिट्रोस्पेक्टिव। कोई अगर मेथड चेंज कर रहा है तो इफेक्ट कैसे देना है उसका? रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव यानी बैकडेटेड, प्रोस्पेक्टिव यानी यहां से आगे, रिट्रोस्पेक्टिव यानी बैकडेटेड। बैकडेटेड इफेक्ट अगर आपको समझाना है, ये मैं हूं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये हम दोनों रिलेशन में 2 साल से, आज वो मुझे बोल रही है कि अब मेरा तुझसे मन भर गया और मैं छोड़ के जा रही हूं। वो जा ही रही थी, मैंने बोला रुक, तू आज छोड़ के मत जा। ऐसा समझ पिछले 2 साल से अपन रिलेशन में नहीं है, तो क्या होता? तो उसने बोली क्या होता? मैंने बोला जो भी मैंने तेरे पे आज तक खर्चे किए वो मैं नहीं करता। तो ऐसा समझ तू पहले से ही मेरे साथ नहीं है, तो जितने भी मैंने खर्चे किए वो सारे मुझे रिफंड कर। तो तू आज से छोड़ के मत जा, तू बैकडेटेड छोड़ के जा, रिट्रोस्पेक्टिव। ऐसे कैसे 20 से छोड़ के जा रही है, पूरा हिसाब कर, यस और नो, क्लियर है ना। ये हो गया रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और प्रोस्पेक्टिव कैसे होता है? 2 साल से रिलेशन में थे, आज वो बोल रही छोड़ के जा रही हूँ, आज से चली गई, पिछला जो भी खर्चा किया था वो सब गया। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यहां से आगे तू तेरा मैं मेरा, पिछला सब गया चूल्हे में, मतलब इफेक्ट कैसा है? प्रोस्पेक्टिव। और रिट्रोस्पेक्टिव बहुत खतरनाक होता है। रिट्रोस्पेक्टिव ने आज छोड़ के जा रही है ना, हाँ आज नहीं, ऐसे समझ तू पहले दिन से मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो क्या होता? मैं तेरे ऊपर एक भी खर्चा नहीं करता, सारा पैसा वापस कर। तो ये हो गया रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब इफेक्ट ये कैसा है? प्रोस्पेक्टिव। ये कैसा है? रिट्रोस्पेक्टिव। आज के तारीख में कौन सा इफेक्ट है मालूम है क्या? प्रोस्पेक्टिव। आपके ICMAI के मॉड्यूल में आज भी कौन सा दिया हुआ है? सर रियल लाइफ में भी यही है, हाँ, ICMAI के मॉड्यूल में ये दिया हुआ है, लेटेस्ट मॉड्यूल में। इसीलिए हम लोगों को ये पढ़ना है। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि आप सारी चीज़ें रिवर्स नहीं कर सकते हो ना। कुछ चीज़ें इन मनी, कुछ इन मनीज वर्थ होती है, सारी चीज़ें आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हर जगह पॉसिबल नहीं है।
प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आज के तारीख में अप्लीकेबल है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आज के तारीख में प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोलता है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं। ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात। चलो थोड़ा सा आगे, प्लीज ध्यान देना। आ जाओ। उन्हें प्लीज ध्यान देना। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको बताया। अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है वो मैं बताने जा रहा हूं। प्रोस्पेक्टिव सबसे आसान है, रिट्रोस्पेक्टिव में थोड़ी सी, रिट्रोस्पेक्टिव में थोड़ी सी तकलीफ आती है। अब देखो मुन्ना ध्यान देना, मैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं रिट्रोस्पेक्टिव के नीचे लिखोगे आप। हाँ मेरे पास क्या यहाँ पे इधर जगह कम है ना, इसलिए यही लिखता हूँ मैं भी, रुको आ जाओ। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेथड चेंज कर रहे हैं ना हम लोग। पहले थी स्ट्रेट लाइन मेथड, रेट था 10%। यमुना प्लीज बताना। हाँ कॉस्ट कितना है 1000। बोलो डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर कितना आ जाएगा 100। बोलो सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन 90। कौन बोला? स्ट्रेट लाइन है ना, हर बार इक्वल रहेगा ना, कॉस्ट पे रहेगा ना, हर बार 10% इंटू कॉस्ट, हर बार 10% इंटू कॉस्ट, इसलिए तो उसको हिस्टोरिक कॉस्ट मेथड बोलते हैं। बरोबर, ध्यान देना। WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर, WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर। सही लिख रहा हूं? अब तीसरे साल में ऐसा डिसाइड हुआ 1 2, थर्ड ईयर में डिसाइड हुआ डिसीजन कि भैया अब मेथड चेंज करना है। कब डिसाइड किया? थर्ड ईयर में। पहले 2 साल कौन सा था? स्ट्रेट लाइन। थर्ड ईयर में क्या डिसाइड हुआ कि WDV पे शिफ्ट होना है। राइट। हम लोग कर सकते हैं क्या? हाँ, इतना आसान नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होगा, बैकडेटेड। ऐसा समझो कि स्टार्टिंग से WDV मेथड है तो क्या होता था। आप थर्ड ईयर ऑनवर्ड नहीं कर सकते, मेथड चेंज करना है ना, कर। लेकिन भी स्टार्टिंग से WDV है तो कैसा रहता, वो इफेक्ट देना है। पहले 2 साल SLM, तीसरे साल के आगे WDV नहीं चलेगा। रेट्रोस्पेक्टिव पे क्या कहता है? तो आप तीसरे साल में डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज करना चाहते हो, बिल्कुल कर लो, लेकिन उसका इफेक्ट तीसरे साल से नहीं। ऐसा समझो कि जब से एसेट रेडी फॉर यूज है तब से अगर ये नया मेथड यानी WDV होता था तो क्या होता था, इसको बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। चलो मैं करके बताता हूं, आ जाओ। अगर स्टार्टिंग से, ये तो कौन सा था? ओल्ड मेथड। स्टार्टिंग से अगर WDV मेथड होता था तो क्या होता था? ये होता था कॉस्ट 1000, डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का। बोल रहे बेटा? बोलो WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर। बोल डिप्रिसिएशन ऑफ द सेकेंड ईयर 90। बोल WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर। ओहो, अगर स्टार्टिंग से WDV होता था तो थर्ड ईयर में 800 नहीं 810 होता था। अब आप, ये आपका एक्चुअल चल रहा है ना यही, और ये न्यू मेथड है। अब एक काम करो, आप ऐसा समझो कि स्टार्टिंग से WDV मेथड है तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना डिप्रिसिएशन के अमाउंट में, उन चेंज का आपको अलग से एडजस्टमेंट करना है। मुन्ना सब लोग ध्यान दे रहा? ओल्ड और न्यू के अंदर में फर्क समझ में आ गया क्या है? अभी 2 साल बाद ये लोग कहते हैं कि साला मेथड चेंज करना है। 2 साल तक कौन सा यूज किया? स्ट्रेट लाइन। अब 2 साल बाद क्या कह रहे हैं लोग? WDV यूज करना है। बरोबर है ना? कब लिया डिसीजन? तीसरे साल में। तीसरे साल में डिसीजन लिया। जिस साल डिसीजन लिया उससे प्रीवियस ईयर के एंडिंग में डिसीजन कब लिया? तीसरे साल में। प्रीवियस ईयर क्या है? दूसरा साल। दूसरे साल के एंडिंग तक, दूसरे साल के एंडिंग तक आपको पहले ओल्ड मेथड से डिप्रिसिएशन निकालना है। कितना है निकाला बेटा बताओ? कितना हुआ? 200। बरोबर है क्या? फिर से दूसरे साल के एंडिंग तक न्यू मेथड से निकालना है। कितना है बेटा?
ये एक्चुअल में कर दिया, बट आपको नया मेथड चाहिए ना, बहुत खुजली थी ना आपके अंदर कि नया मेथड नया मेथड नया मेथड, तो ये लो, ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, बट क्या कर दिया 200। कितना करना चाहिए था डिप्रिसिएशन 190। सो बोलो एक्चुअल में जो किया, ये एक्चुअल में इतना किया हमने एक्चुअली, और ये करना चाहिए था रिक्वायर्ड, क्योंकि नया मेथड आपको यही चाहिए ना, तो सब कुछ नए मेथड के हिसाब से होना चाहिए था। जिस दिन से असेट रेडी फॉर यूज है उस दिन से। बोलो एक्चुअल में हमने डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, एक्चुअल 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 200। बोलो एक्चुअल में जो चार्ज किया वो ज्यादा है किया है कम किया रिक्वायर्ड के कंपैरिजन में, ज्यादा, पक्का। सो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एक्चुअल डिप्रिसिएशन एक्चुअल डिप्रिसिएशन बार बार मेरा हाथ लग रहा है ना उसको, तो बंद हो रहा है वो कनेक्टर से। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा। ये क्या 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 क्या, ठीक है हाँ, अब नहीं होगा, आ जाओ। सो अपना ध्यान देना, एक्चुअल में कितना चार्ज किया, एक्चुअली चार्ज 200, कितना चार्ज करना चाहिए था, देयरफॉर एक्स्ट्रा कितना चार्ज किया, क्या करना पड़ेगा इसको, नीड टू बी रिवर्स्ड, नीड टू बी रिवर्स्ड। आपकी इच्छा थी ना नया मेथड डब्ल्यूडीवी चाहिए, अभी तक एसएलएम चल रहा था ना, आपको क्या चाहिए नया वाला डब्ल्यूडीवी, तो एक काम कर, आपको डब्ल्यूडीवी चाहिए ना, तो ऐसा करो कि स्टार्टिंग से डब्ल्यूडीवी होता था तो क्या होता था, डिप्रिसिएशन होता 190, बट आपने कितना किया 200, कितना ज्यादा चार्ज किया, रिवर्स करो, तो एज गुड एज ऐसा हो जाएगा जैसे स्टार्टिंग से डब्ल्यूडीवी, क्योंकि टाइम मशीन में बैठ के पीछे तो नहीं जा सकते अब, तो एक काम करो मैथमेटिकल उसका कैलकुलेशन करके जितना एक्स्ट्रा या कम चार्ज किया उसका इफेक्ट दे दो, आ जाओ। सो नीड टू बी रिवर्स, 10 मुझे रिवर्स करना होगा, देयरफॉर मैं अभी रिवर्स कर देता हूं। डिप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज किया ना, डिप्रिसिएशन को कम करूं क्या, डिप्रिसिएशन खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस बढ़ाना है तो डेबिट करो, कम करना है तो क्रेडिट करो। रुको रुको, आपने लिखना मत अभी, देखो डिप्रिसिएशन को मैंने क्रेडिट किया, प्लीज ध्यान देना हाँ, और डिप्रिसिएशन कम करेंगे तो असेट बढ़ेगी या कम होगी, असेट बढ़ेगी। डिप्रिसिएशन की वजह से असेट कम होती है, डिप्रिसिएशन चार्ज करते तो असेट कम होती है, बिकॉज डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएबल असेट मे बी बिकॉज ऑफ इट्स यूज वेयर एंड टेयर पैसेज ऑफ टाइम इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। बचपन में पढ़ा था 11वीं 12वीं फाउंडेशन, डिप्रिसिएशन की वजह से असेट कम होती है, सो डिप्रिसिएशन कम करेंगे तो असेट बढ़ेगी, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो, यहां पे एसेट को डेबिट कर दूं क्या, डैन डैन। लेकिन ये जब मैं लिख रहा था तब रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट आपके मुझे गाली मारने लगा
रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ सेम पर्टिकुलर पीरियड। पढ़ा ना हमने बचपन में, यस और नो। सो मुझे एक बात बताओ, रेवेन्यू मैचिंग मुझसे पूछने लगा ये जो नॉमिनल अकाउंट तुम उठा के लेके आए हो ये किस पीरियड का है? मैंने बोला तो पिछले 2 साल के कांड है, पिछले 2 साल में जो लफड़ा हुआ है उसका एडजस्टमेंट है। फिर रेवेन्यू मैचिंग बोला मतलब ये डिप्रिसिएशन, ये नॉमिनल अकाउंट इस पीरियड का। मैंने बोला नहीं, इस पीरियड का नहीं है, तो तुम इस पीरियड में इसको नॉमिनल अकाउंट के नाम से यहाँ पे एक्सपेंस के नाम से नहीं दिखा सकते, क्योंकि लोगों को एक गलतफहमी हो जाएगी, इस पीरियड में नॉमिनल अकाउंट लिखा मतलब ये शायद इस पीरियड का खर्चा है, इनकम है। बट ये इस पीरियड का है क्या कि पिछले 2 साल का इफेक्ट है? पिछले 2 साल का है, इस पीरियड का नहीं। तो आप इस पीरियड में इसी पीरियड के खर्चे, इसी पीरियड की इनकम दिखा सकते हो। ये डिप्रिसिएशन तो पिछले 2 साल का इफेक्ट है, तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन के नाम से नहीं चलेगा। तो आपने ऐसा डिप्रिसिएशन लिख के क्रॉस करना, फिर इसके पीछे का लॉजिक लिखना और वहां पे लिखना P&L एडजस्टमेंट। लॉजिक क्या है बेटा इसके पीछे का? रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर रेवेन्यू मैचिंग नहीं होता तो मां कसम मैं डिप्रिसिएशन को ही रिवर्स करता। बरोबर है क्या? यस और नो। ये मैंने इफेक्ट दे दिया। अब रुको रुको, एडजस्टमेंट किया ना, इफेक्ट दिया ना, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है। क्या किया इसमें मैंने? असेट को डेबिट किया। असेट को बढ़ाया या कम किया? बढ़ाया। बढ़ा दो क्या? यही चल रहा था ना अपना, प्लस बढ़ा दो असेट को, एडजस्टमेंट। कितने से बढ़ाया? डैन डैन। कितना हो गया असेट? ओह वाओ, एज गुड एज, ऐसे हो गया जैसे स्टार्टिंग से WDV है। अब हो जाओ शुरू, बोलो अब थर्ड ईयर से क्या चाहिए था आपको? WDV ना, ये लो। कितना आया? यहां पे भी उतना ही आता ना। हो जाओ शुरू। यहां से कौन सा मेथड है? न्यू। अब तक कौन सा था? ओल्ड। यहां से थर्ड ईयर से आगे कौन सा मेथड है? न्यू। कैसा लगा? नहीं लगा कैसा? इजी है ना? लिख लो, फिर मैं आपको है ना इसकी स्टेप्स लिखवा के दे देता हूं एकदम आसान लैंग्वेज में। ऊपर का लिखा आपने कि बाकी वो भी? लिखो। लिखो फटाफट से। डन। कल से 7:30 को आ सकते हो कह रहे आप लोग? आ जाओ 15 मिनट के लिए, 7:45 का अपना टाइमिंग है। सर हम तो आ जाएंगे, आप आ जाना। हाँ मैं आ जाऊँगा, अब मेरे को सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं। तो कल से 7:30 को 15 मिनट के लिए कोई दिक्कत नहीं है सभी को? मैं चाबी लेकर के रख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अपने को अब गेयर चेंज करना पड़ेगा बॉस, क्योंकि अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, आज तक सिलेबस एक दिन से डिले नहीं है और इस बार मैं वो दाग लगने नहीं दूंगा, ठीक है। हाँ नितिन, मैं वो भी केस लेता हूँ बेटा। आप लोग है ना ऑनलाइन लाइव देख रहे हो, तो आपके लिए 7:30 क्या और 7:45 क्या, समझे क्या? 7:45 को आप बेड पे ऐसा थोड़ा सा उठ के लेक्चर देखोगे, 7:30 को आप बेड के अंदर में घुसे घुसे ऐसे देखोगे समझ में आए? ज़्यादा में ज़्यादा 7:30 को 7:45 को आप बेडरूम से लेक्चर देख रहे हो, तो 7:30 को आप वॉशरूम से देखोगे बैठ के। इतना ही फर्क है बेडरूम से वॉशरूम का। यहाँ बेचारे बच्चे सुबह उठ के आते हैं सब, तो इनको पहले पूछना जरूरी है। तो क्या अपने को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। वैसे मैं 8 से 9 लेके भी सिलेबस ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन फिर पेपर वाले दिन आप मेरे को माँ बहन की गाली मारोगे, इसलिए मैं 8 से 9 नहीं ले रहा हूँ। टाइम हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए। लिखा बेटा? अच्छा आप नहा के बैठते हो सब लोग? हमने कहाँ देखा कि आप नहा के बैठ रहे हो कि कैसे बैठ रहे हो। ये देखो एक बच्चा बोलता है आप, हम कैसे यकीन करें कि आप नहाते हो।
ए कुछ भी मत बोल रहे, अभी क्या तेरे को वीडियो कॉल करने का क्या? डन, चलो आगे। लिखा सभी ने? लिखा बेटा? ये देखो, ए मुन्ना देख तो जरा, ध्यान देना। ये जो यहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 की प्रोसीजर लिखी ना, मैंने वो ही फॉलो किया है और कुछ भी नहीं किया है, ध्यान देना सभी ने। सबसे पहले डिप्रिसिएशन को रिकैलकुलेट करो बाय अप्लाइंग न्यू मेथड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन टिल द डेट ऑफ चेंज ऑफ मेथड, बराबर है। उसके बाद डिफरेंस कैलकुलेट करो बिटवीन द टोटल डिप्रिसिएशन अंडर न्यू एंड एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अंडर ओल्ड प्रीवियस मेथड, यही किया क्या हमने। उसके बाद द सेड सरप्लस इज क्रेडिटेड टू P&L और डेफिसिट आए तो चार्ज टू P&L, सरप्लस आए तो क्रेडिट करो P&L को। कहीं पे भी डिप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाए। जर्नल एंट्री देख लो, P&L टू असेट, असेट टू P&L, बराबर है, हमने भी तो ये किया। अब यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, इनके स्टेप्स में कुछ कमी है, इसको क्या ट्रीट करेंगे, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इनके स्टेप्स में क्या कमी है देखो, इन्होंने रिकैलकुलेट तो करने बोल दिया है, लेकिन कहां तक रिकैलकुलेट करना है, इन्होंने बोला मेथड चेंज करने तक। अब तीसरे साल में मेथड 4 महीने बाद चेंज किया, तो हम लोग पहले 2 साल का और तीसरे साल के 4 महीने का कैलकुलेट करेंगे क्या ना। जिस साल मेथड चेंज किया उसके प्रीवियस ईयर के एंडिंग तक, ओहो वापस बोलता हूं, जिस साल मेथड चेंज किया उसके प्रीवियस ईयर के एंडिंग तक कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन एज पर ओल्ड। जिस साल मेथड चेंज किया उसके प्रीवियस ईयर के एंडिंग तक कैलकुलेट द मेथड ऑफ अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एज पर न्यू, और फिर डिफरेंस लो। मैंने जो भी किया मैं काम करता हूं, मैं करके बता देता हूं, रुको लिखो, स्टेप्स लिख लो बेटा आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। किस चीज की है, चेंज इन MOD, मैड ओवर डोनट, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन के लिखो फटाफट से स्टेप्स। डन, लिखा? चलो मैं स्टेप्स लिखवा के देता हूं, फटाफट से ध्यान देना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एग्जाम में आने वाले। सबसे पहला स्टेप लिखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ depreciation on assets existing at the end of previous year till the end of प्रीवियस ईयर। सर प्रीवियस ईयर मतलब क्या, जिस साल आपने डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया उससे पिछला साल, जिस साल आपने डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया उससे पिछले साल। बोलो डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया 4th ईयर में, तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया, 3rd ईयर। डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया 7th ईयर में, प्रीवियस ईयर क्या हो गया, 6th ईयर। डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया 10th ईयर में, प्रीवियस ईयर क्या हुआ, 9th ईयर। सो प्रीवियस ईयर के एंडिंग में जो जो असेट एग्जिस्ट कर रही है वो असेट पे प्रीवियस ईयर के एंडिंग तक डिप्रिसिएशन एज पर ओल्ड मेथड टिल द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, बराबर है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन द असेट एग्जिस्टिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर टिल द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर एज पर ओल्ड मेथड। देन स्टेप नंबर 2, बराबर है क्या, पहला वाला पॉइंट बिल्कुल सेम है, दूसरा वाला भी पॉइंट बिल्कुल सेम है, तीसरा पॉइंट भी बिल्कुल सेम है, और चौथा पॉइंट एज पर न्यू मेथड। कौन से पहले 3 पॉइंट है बेटा जरा बताना तो, बराबर है क्या।
ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे था एज पर ओल्ड मेथड, यहाँ पे एज पर न्यू मेथड। So calculate the amount of depreciation on the asset existing at the end of the previous year till the end of previous year as per old, as per new। ये चीज मॉड्यूल में नहीं दी है, लेकिन आपको एग्जाम जब आएगा तो आपको यही स्टेप्स फॉलो करना है, क्योंकि मॉड्यूल में भी यही स्टेप फॉलो करके आंसर निकाला, लेकिन स्टेप्स लिखते समय उन्होंने पूरी स्टेप्स नहीं लिखा। सर आपने ऐसा क्यों लिखा ऑन द असेट एग्जिस्टिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लो ये देख बेटा, ये पहला साल है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चौथे साल में कभी तो भी हमने डिसीजन लिया कि मेथड चेंज करना है, तो चौथे साल में डिसीजन लिया तो प्रीवियस ईयर का एंडिंग क्या है? थर्ड ईयर का एंडिंग। इस दिन जो असेट प्रेजेंट ए बी सी डी, इन्हीं असेट्स पे कैलकुलेट करो डिप्रिसिएशन, स्टार्टिंग से लेके इस डेट तक ओल्ड मेथड का, स्टार्टिंग से लेके इस डेट तक न्यू मेथड का, और फिर डिफरेंस निकालो। अब इसका मतलब क्या मैं बताता हूँ। पहले बहुत सारी असेट थी, ए बी सी डी ई एफ, बराबर है क्या? फिर यहाँ पे एफ बेच दिया, एक नई एसेट खरीदा जी, यहाँ पे जी बी बेच दिया, बची कौन सी? यहाँ पे ई बी बेच दिया, तो प्रीवियस ईयर के एंडिंग पे कौन सी एसेट बची? ये 4 ही बची। वैसे 6 एसेट थी, पिछले 3 साल में प्लस माइनस हो रहा था, लेकिन जिस साल डिसीजन लिया उसके प्रीवियस ईयर के एंडिंग वाले डेट पे सिर्फ 4 ही एसेट थी, ए बी सी डी। कितनी एसेट थी? सिर्फ 4। तो उन्हीं 4 एसेट पे, बाकी ई एफ जी नहीं आएगी, उन्हीं 4 एसेट पे है ना, जिस साल आपने डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया उसके प्रीवियस ईयर के एंडिंग पे जो असेट प्रेजेंट थी वो असेट पे एज पर ओल्ड मेथड डिप्रिसिएशन निकालेंगे, वो असेट पे एज पर न्यू मेथड डिप्रिसिएशन निकालेंगे। क्योंकि एग्जाम में इंस्टीट्यूट आपको देगी 10-15 असेट थी, लेकिन प्रीवियस ईयर के एंडिंग पे 3 ही बची, तो सारा कैलकुलेशन वो 3 का रहेगा, क्योंकि बची हुई 12 तो बेच दी ना, बची हुई असेट बेच दी, तो जो असेट बेच दी उसका रिट्रोस्पेक्टिव करके क्या करोगे? जो असेट बेच दिया उसका रिट्रोस्पेक्टिव करोगे क्या? इसीलिए मैंने क्या बोला, जिस साल आपने डिसीजन लिया उसके प्रीवियस ईयर के एंडिंग डेट पे जो असेट प्रेजेंट थी वो असेट पे स्टार्टिंग से लेके प्रीवियस ईयर के एंडिंग तक एज पर ओल्ड एज पर न्यू डिप्रिसिएशन निकाल। असेट कितनी थी? ए बी सी डी ई एफ जी, लेकिन प्रीवियस ईयर इस साल डिसीजन लिया, इसका पिछले साल का एंडिंग ये पॉइंट था, इस पॉइंट पे यही 4 असेट थी, तो ये 4 असेट पे एज पर ओल्ड, ये 4 असेट पे एज पर न्यू। अब समझा क्या ये पॉइंट? पक्का? यही 2 स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो क्या दूध पीता बच्चा भी करेगा। सो इसीलिए मैंने वहां पे ऊपर लिखा है ऑन द असेट्स एग्जिस्टिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल मैंने मेथड चेंज किया उसके पिछला साल। मेथड चेंज किया 4th ईयर में, तो प्रीवियस ईयर 3rd ईयर। नेक्स्ट 3rd स्टेप, यहां पे एक अमाउंट मिलेगा आप लोगों को, यहां पे एक अमाउंट मिलेगा। नाउ 3rd स्टेप, 1st, 2nd, 3rd स्टेप, बोलो डिफरेंस। डेप्रिसिएशन एज पर न्यू, स्टेप 2 डेप्रिसिएशन चार्ज एज पर ओल्ड, स्टेप 1। क्या बोलते हो बच्चों? देयरफॉर आपको समझाने के लिए कितना चार्ज करना चाहिए था? 10। कितना चार्ज कर दिया? 9। बोलो तो फिर यहां पे डेप्रिसिएशन ओवर या अंडर चार्ज? 10 चार्ज करना चाहिए था, न्यू मतलब कितना करना चाहिए था, और ओल्ड मतलब कितना कर दिया। कितना करना चाहिए था और कितना कर दिया एक्चुअल में। ओल्ड ये क्या है? एक्चुअल। न्यू क्या है बेटा? रिक्वायर्ड। सो 10 चार्ज करना चाहिए था, 9 चार्ज किया, बोलो क्या है बेटा? 1 अंडर चार्ज।
लेस चार्ज, बोलो बेटा। उसके बाद एक और एग्जांपल लेता हूं, कितना चार्ज करना चाहिए था 8, कितना चार्ज कर दिया 10, 2 क्या है ओवर चार्ज्ड, एक्स्ट्रा चार्ज्ड। कुछ फर्क समझ में आ रहा है कि दोनों में, यस और नो? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? बचपन की यादें ताज़ा हो रही है, डिप्रिसिएशन है ना। सो डिप्रिसिएशन कम चार्ज किया, अरे यार अब चार्ज करेंगे क्या फिर? देयरफॉर फोर्थ स्टेप, एडजस्टमेंट एंट्री। अब बताओ यहां पे एंट्री क्या रहेगी? डिप्रिसिएशन जितना चार्ज करना चाहिए था उससे कम चार्ज किया, तो क्या करेंगे बेटा अब बताओ? अब और चार्ज कर देंगे। पहले जानबूझ के लिखो ऐसा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1 और असेट को कम करो। डिप्रिसिएशन कम चार्ज किया, अब और चार्ज करना पड़ेगा, अब और चार्ज करेंगे तो डिप्रिसिएशन को डेबिट करो। बट वेट, ये नॉमिनल अकाउंट इस साल का नहीं है, पिछले साल का है, तो रेवेन्यू मैचिंग बोलता है कि यहाँ पे डिप्रिसिएशन के नाम से तुम अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, करंट ईयर का ये नहीं है, ये पिछले साल का है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको कट करके लिखेंगे P&L एडजस्टमेंट। अंडर चार्ज था ना। उसके बाद यहाँ पे डिप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज कर दिया, ओहो गलत हो गया, एक्स्ट्रा चार्ज किया। रिवर्स करना पड़ेगा क्या डिप्रिसिएशन? रिवर्स करना है तो क्या करो, डिप्रिसिएशन को कम करो, सो टू डिप्रिसिएशन। और डिप्रिसिएशन कम करेंगे तो असेट बढ़ जाएगी। सर अब पिछले साल की असेट पे इस साल चेंज कर सकते हो क्या? हाँ, असेट तो बिजनेस में लंबे समय तक चलते रहती है ना। असेट तो बैलेंस शीट का आइटम है, असेट को तो कैरी फॉरवर्ड करना है। असेट अकाउंट ये परमानेंट नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट से टेम्पररी है, हर साल मर जाते हैं। ट्रेडिंग और P&L में मर के खत्म होके उसका फाइनल जो आउटपुट है प्रॉफिट या लॉस वो जाता है सिर्फ बैलेंस शीट में। सो नॉमिनल अकाउंट से टेम्पररी नेचर है, हर साल मर जाते हैं। तो आप इस साल पिछले साल के नॉमिनल अकाउंट के अंदर में एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। रेवेन्यू मैचिंग पीरियोडिसिटी नाम की भी कोई चीज है कि नहीं है? समझ में आया ना सभी को? पक्का ये बताया है मैंने सारी चीजें? क्या मैं सही बोल रहा हूं? है ना? जोर से बोलो थोड़ा। हाँ थैंक यू। यहां पे आप क्या लिखोगे? P&L एडजस्टमेंट। डन, लिख लिया सभी ने? दैट्स इट, खेल खत्म। सिंपल सी 4 स्टेप है। कौन सी 4 स्टेप है रे बेटा, बताओ तो मुझे। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन द असेट एग्जिस्टिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर टिल द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर एज पर ओल्ड मेथड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन द असेट एग्जिस्टिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर टिल द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर एज पर न्यू मेथड। न्यू और ओल्ड दोनों से निकाल लिया। उसके बाद में 3rd स्टेप, कैलकुलेट द डिफरेंस। 4th स्टेप, एडजस्टमेंट एंट्री। खत्म। पक्की बात? लिखा सभी ने? ये चारों स्टेप्स लिख लिया, खेल खत्म। ये था आपका चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। क्या था इसमें? कुछ था क्या? सिंपल है कि नहीं बता दो। पक्की बात? ऑल सेट? नेक्स्ट अब आ जाए हम लोग, अब रेक्टिफिकेशन पे आ जाए। रेक्टिफिकेशन पर इन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया ही नहीं ना आपके, इसमें दिया है क्या? ओपनिंग स्टॉक, अरे ये इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़ी बोलते रेक्टिफिकेशन का। कैसा रहता मैं बताता हूँ, आ जाओ। जो इन्होंने दिया वही एक बता देता हूँ आपको। देख रहे बेटा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है, बस इसका रेफरेंस दे देना। क्या बोला इन्होंने? पास द क्लोजिंग एंट्रीज, पास द क्लोजिंग एंट्रीज। मुन्ना ध्यान देना। अच्छा जो भी बच्चे यहाँ पे है प्लीज ध्यान दे दो एक बार बेटा। मैं आप लोगों के मॉड्यूल के क्वेश्चन सारे नोट्स में कवर किए है ना। एक बच्चे का, रिकॉर्डेड वाले बच्चे का, किसी का स्ट्रीमिंग वाला था पता नहीं, उसका मैसेज आया कि सर हम लोग सिर्फ मॉड्यूल करेंगे क्या। बेटा मेरी एक बात सुनना, भारत का कोई भी कोचिंग क्लास का नोट्स उठा ले, कोई भी कोचिंग क्लास, कोई भी टीचर का, कोई भी पब्लिकेशन का, मॉड्यूल में जितने सारे क्वेश्चंस दिए और जितने अच्छे दिए उतने कहीं पे भी नहीं है। मैं पागल नहीं हूँ किसी मॉड्यूल करवाने के लिए, नोट्स मेरे पास सारी है, क्योंकि मैं 11 12 CA CS CMA BCom MCom हर जगह का अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। तो जितने भी टॉपिक है ना, सारे टॉपिक की नोट्स मेरे पास है। लेकिन जब मैंने ICMAI का मॉड्यूल गो थ्रू किया
तो उसमें सारे क्वेश्चन एकदम सटीक तरीके से परफेक्ट सारी एडजस्टमेंट कवर करके लिए है। और मॉड्यूल सिर्फ नहीं होता, मैं अगर मॉड्यूल में जैसे 50 क्वेश्चन है तो मैं अगर मेरी नोट्स में 20 क्वेश्चन लेता तो आप क्या बोलते हो, वाह सर ने नई नोट्स दी, पर आप भूल गया मैंने आपको बेवकूफ़ बना दिया। कितने दिए, 20 ही क्वेश्चन दिए, मॉड्यूल में कितने हैं 50। सर अरे वो बच्चा क्या लिखता है मालूम है क्या, सर मॉड्यूल तो ऑलरेडी हमारे पास है। मतलब हाँ ये अच्छा बोला, तो तेरे पास मॉड्यूल है मतलब मॉड्यूल तेरे दिमाग में चला गया। तो मेरे पास तो वैसे कम से कम 2.5 लाख रुपए की अकाउंट्स की किताब है घर पे, रीडिंग रूम में, मेरे घर पे जो रीडिंग रूम है छोटू सा, उसके अंदर बहुत सारी बुक्स है अकाउंट्स की। तो क्या सब मेरे पास है क्या, समझ में आया क्या? उस बच्चे ने लिखा मॉड्यूल हमारे पास ऑलरेडी है। तो मैंने उसको बोला मैं मॉड्यूल का आपको सिर्फ जेरोक्स नहीं दे रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। वो समझाया हुआ अगर ऑलरेडी आपके पास है तो इट्स ओके। मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है उतने अच्छे क्वेश्चन आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। और सीएमए फाउंडेशन में आपने एक्सपीरियंस लिया होगा, मॉड्यूल से एज इट इज पेपर आता है। और वैसे भी जितने भी पब्लिकेशन बुक्स है और जितने भी टीचर लोग बुक्स बनाते हैं सबके लिए मदर बुक कौन है, मॉड्यूल। समझ में आया क्या? मॉड्यूल में क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। हाँ अगर आपको मॉड्यूल के 50 नहीं चाहिए, मैं दूसरे कोई 15-20 क्वेश्चन दूँ वो चाहिए तो बिल्कुल ले लो। आप कोई भी टीचर का बुक उठा के देख लेना, भारत में मॉड्यूल से ज़्यादा क्वेश्चन किसी के नोट्स में नहीं मिलेंगे, किसी का भी रैंडमली। और है तो मुझे फोटो भेज देना कि सर देखो आपने बोला था, मैंने ये टीचर का बुक देखा। बट हाँ क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, एक ही क्वेश्चन में फिगर डबल ट्रिपल करके 50 के 100 क्वेश्चन बना दिए, वो नहीं, अच्छे क्वेश्चन। आई रिपीट, सब्जेक्ट टू कंडीशन। देन सो मॉड्यूल में अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, इसलिए हम लोग मॉड्यूल पूरा कवर कर रहे हैं। और एक बच्चे ने बोला था सर मॉड्यूल मेरे पास ऑलरेडी है। मैंने बोला मुन्ना तू समझ नहीं रहा है, मैं मॉड्यूल दे नहीं रहा हूँ, मैं मॉड्यूल पढ़ा रहा हूँ। यस और नो, मॉड्यूल पढ़ा रहा हूँ, दे नहीं रहा हूँ। वैसे तो आप जाओ मार्केट से जाकर के 10 किताबें लेके आ जाओ, ओ वाह, तो 10 किताबों का नॉलेज आ गया क्या आपके अंदर? सर ये 10 किताबें ऑलरेडी मेरे पास है, आप 11वीं किताब से पढ़ाओ। ये 10 किताबें आपने पूरी पढ़ ली है क्या, वो चीज़ है। तो जो कोई बच्चा ये ऑनलाइन ऑफलाइन जीडीपीडी रिकॉर्डेड लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ फेस टू फेस जैसे भी आप देख रहे हो, तो ये जो क्वेश्चन है अच्छे बाप क्वेश्चन है। जहाँ पे कहीं पे मुझे लगेगा और देखना है तो हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें, वर्कबुक है, बिट्स क्वेश्चन है, एमटीपी है, आरटीपी है, पीवाईक्यू है, सीए सीएस सीएमए तीनों इंस्टीट्यूट में आईसीएमएआई ने इतनी सारी चीजें प्रोवाइड की है। बिट कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं देती है, बिट क्वेश्चन वर्कबुक कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं देती है। पहले देती थी सीए इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस मैनुअल, बट वो भी उन्होंने कई साल पहले बंद कर दिया। सीएमए इंस्टीट्यूट आज भी हमारी वर्कबुक दे रही है, बराबर है क्या? ये इतना मटेरियल एक्स्ट्रा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं देती, हमारे पास भरपूर है प्रैक्टिस करने के लिए। आप यकीन करो मेरे बाल सफ़ेद हो गए, 10 साल से मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ। तो आपने क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको एज इट इज़ फॉलो करना है। अगर रैंक चाहिए तो, अगर रैंक चाहिए बिल्कुल फॉलो करो। हाँ नहीं तो फिर क्या, मेरे पास एक और रास्ता था, सेम क्वेश्चन उठा लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, इसके अंदर में क्या नाम है बेटा कंपनी का, एक्स लिमिटेड, मैं कर दूंगा वाई लिमिटेड। ओ वाह, सर ने तो अलग क्वेश्चन लिया मॉड्यूल से। वैसा अगर आपको चाहिए तो मैं वैसा भी कर सकता हूँ, एक्स को वाई और सारी फिगर में एक एक जीरो बढ़ा दूंगा, 1 लाख, 5 लाख, 50,000, 50,000, 10 लाख, 1 लाख, 80,000। आपको क्या लगेगा अलग है, बट वो अलग नहीं है, वो सेम है। समझ में आ रहा है क्या सभी को? तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, मैं जो करवा रहा हूँ एकदम परफेक्ट करवा रहा हूँ, आप चिंता मत करना उसकी। पेपर देना, उसके बाद मुझे बता देना, बराबर है ना? आपको, आप जो पेपर लिखने जाओगे ना अकाउंट्स का, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप क्लास का टेस्ट सॉल्व कर रहे हो। हम लोग वो और उसके काफ़ी ऊपर के लेवल का पढ़ रहे हैं, तो पेपर आपके लिए पीनट रहेगा, पेपर आपके लिए पीनट रहेगा, राइट? तो सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। देन मॉड्यूल प्रायोरिटी पे रखो। मैं दूसरे केस में फिर मैं फायदे में हूँ, मैं 45 मिनट रोज लेके भी बैच खत्म कर सकता हूँ। मॉड्यूल में 50-55 क्वेश्चन है, तो मैं क्या है, मैं 15-20 दूसरे क्वेश्चन लेता हूँ थोड़े से इजी वाले, उसकी नोट्स मस्त पे की बना देता हूँ, आपको दे देता हूँ और बच्चों को बोल देता हूँ बस अब यही नोट्स पढ़ना है। और रोज 45 मिनट पढ़ा करके मैं आपका सिलेबस 15 दिन पहले ख़त्म कर दूंगा। समझ में आया क्या? मॉड्यूल पढ़ाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, क्योंकि मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत बहुत। एक्चुअल में पूछो आप आपके सीनियर लोगों से, उनको समय वो बताएंगे आपको कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो मॉड्यूल नहीं कराते। करना ज़रूरी है, या फिर लेते भी तो मॉड्यूल के गिने चुने क्वेश्चंस लेते हैं, टफ टफ वाले क्वेश्चन छोड़ देते हैं। हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम देख ही रहे ना,
हम लोग इजी छोड़ेंगे, टफ वाले सब लेंगे ही लेंगे, इजी एक दो कैटेगरी के लेंगे, बचे हुए इजी आपको करवाने बोलूँगा, पर एक भी टफ क्वेश्चन आपको करने नहीं बोलूँगा, वो सब मैं लेने वाला हूँ। और मॉड्यूल का जो आपका जो है एक बेस स्टैंडर्ड, वो ही स्टैंडर्ड का पेपर आने वाला है। CMA इंस्टीट्यूट CS या CA के क्वेश्चन डालेगी या CMA के डालेगी? मेरी एक इंस्टीट्यूट, और जबकि तीनों राइवल है ऐसा लोग बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम, तीनों का 36 का आंकड़ा है, तो CMA इंस्टीट्यूट पागल है क्या? CA इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन उठा के डालेगी एज इट इज? क्यों? CMA इंस्टीट्यूट के पास पैसा या फैकल्टीज या एडिटिंग बोर्ड्स या कोई नहीं है क्या? वो खुद के देंगे ना क्वेश्चन, खुद का मटेरियल कब बिकवाएंगे वो? बरोबर है ना? मैं जब क्लास की टेस्ट लूंगा तो मैं मेरे मटेरियल से लूंगा, मैं जब क्लास की टेस्ट लेता हूं तो मैं पड़ोसी वाले क्लास के नोट्स के टेस्ट का क्वेश्चन आप किस में डालूंगा या मेरे क्लास के नोट्स का डालूंगा? मेरे ना। तो सेम CMA इंस्टीट्यूट भी है, ये इतना सा लॉजिक है, 1 + 2 = 3। लेकिन बच्चों को क्या चाहिए? अलग, घर की दाल रोटी पसंद नहीं है और पानी पूरी खाने बाहर जा रहे हैं। मेरी बात सुनो, घर की दाल रोटी पे भरोसा रखो, बाहर की पानी पूरी पेट खराब कर देती है, ठीक है क्या? चल, मैं अकाउंट सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट का मुझे मालूम नहीं है, वो आपको रिस्पेक्टिव फैकल्टी ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी, मेरे को बाकी सब्जेक्ट नहीं समझते। मैंने अकाउंट्स का मॉड्यूल का आपका एक एक वर्ड, तभी तो मैंने आपको डायरेक्टली बोल दिया ना डिप्रिसिएशन के केस में कि वो उनके स्टेप्स के अंदर में उन्होंने एक दो चीज़ें कम बताई। मैंने आपके मॉड्यूल का एक एक लाइन, एक एक वर्ड, कॉमा, फुल स्टॉप सब पढ़ा हुआ है। मुझे बहुत अच्छे लगे क्वेश्चंस, एक्चुअल में वाकई में सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे दिए, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दैट क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस लिए, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। अगर नहीं मजा आता तो मैं खुद ही आपको दूसरे दे देता, नहीं तो मेरे अंदर कौन सी खुजली है जहां 20 क्वेश्चन में काम हो रहा है, 50-50 करवाओ। अभी तक तो पहले 2 टॉपिक खत्म हो जाने चाहिए थे, हमारा तो पहला ही टॉपिक पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। ये सोचो, आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर 26। और जहां कहीं पे भी मॉड्यूल में कुछ प्लस माइनस रहा, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ये होना चाहिए, मैं समय समय पे आपको उसमें अमेंडमेंट करवा दूंगा। डन? आ जाओ। सो पास द क्लोजिंग एंट्री फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 March 13 प्रेजेंटेड बाय एक्स लिमिटेड। अच्छा, आपको क्लोजिंग एंट्री पास करने बोला है। कौन से बुक में आएगी क्लोजिंग ओपनिंग एंट्री? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। बोलो बेटा, कहाँ पे आएगी ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री? याद नहीं आ रहा है? कैश बुक में ऑल कैश बैंक ट्रांजैक्शन, परचेज बुक में ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स बुक में ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। बरोबर है क्या? बिल रिसीवेबल में बिल रिसीवेबल के ट्रांजैक्शन, बिल पेएबल में बिल पेएबल के ट्रांजैक्शन, और जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है? जर्नल प्रॉपर। सो ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, डिप्रिसिएशन का, एडजस्टमेंट का एंट्री, ये सब कहाँ पे जाएगा बेटा? जर्नल प्रॉपर। यस और नो? सो ध्यान देना, तो ये क्लोजिंग एंट्रीज हमें पास करने बोली है, कहाँ पे पास करेंगे? जर्नल प्रॉपर में। आ जाओ, पहले क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक। कहाँ जाएगा बेटा ओपनिंग स्टॉक? ट्रेडिंग, PL और बैलेंस शीट। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। बरोबर ना? ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में? ट्रेडिंग के डेबिट में। तो क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। हो गया? क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हो ना आप, ऐसे लिखते हो ना, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक। नीचे क्या लिखते हो? टू परचेस। इसकी एंट्री क्या रहेगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस। इसकी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस। इसकी रिटर्न आउटवर्ड यानी क्या है बेटा? ये परचेस रिटर्न, गया वापस बाहर माल, आया था परचेस किया था अब वापस कर दिया आउटवर्ड, तो परचेस रिटर्न है क्या? परचेस रिटर्न कहाँ जाएगा बेटा? ट्रेडिंग के डेबिट से माइनस होता है या क्रेडिट में लिखते हैं ना, बात तो एक ही है, ट्रेडिंग के डेबिट से माइनस करना क्या या क्रेडिट में लिखना क्या। और उसके बाद में क्या है? सेल्स, ट्रेडिंग के क्रेडिट में ना, रिटर्न इनवर्ड, ट्रेडिंग के डेबिट में, सैलरी P&L के डेबिट में। तो अब देखो मैं एक ही एंट्री सबकी कर सकता हूं क्या ऐसे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेस टू वेजेस। देखो तो ट्रेडिंग अकाउंट, क्यों बार बार थक रहे हो, बार बार एक ही एंट्री करके, बार बार ट्रेडिंग डेबिट ट्रेडिंग डेबिट ट्रेडिंग डेबिट, एक ही साथ कर दूं क्या? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेस, समझ में आ रहा है क्या? टू वेजेस,
टू रिटर्न इनवर्ड, समझे ना, सब एक ही साथ कर दिया। ये तो बहुत आसान है, कुछ था इसमें, चेक करो। हाँ अब है ना, मुझे आप बताओ कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। ये एंट्री समझ में आई इन सभी को? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, फटाफट से जवाब देना। बोलो ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट, ट्रेडिंग के डेबिट, ट्रेडिंग के, ट्रेडिंग के, ट्रेडिंग के, पीएल के, इंश्योरेंस पीएल के, पीएल के, इंटरेस्ट पीएल के, पीएल के, पीएल के और ट्रेडिंग के, खत्म। लिख दो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, जो जो ट्रेडिंग के डेबिट में गए लिखते जाओ, 1 2 3 4, और कोई है क्या? बस 4 ही है ना। टू ओपनिंग स्टॉक कितना था? 10,000। टू परचेस कितना था? 50,000, सही है क्या? टू वेजेस कितना था? 5,000। टू रिटर्न इनवर्ड्स कितना था? 10,000। 10 50 60 65 10 75, खेल खत्म हो गया। अरे कुछ था इसमें? पी एंड एल की एंट्री बता दो। हाँ पी एंड एल का बता बेटा। पी एंड एल के पहले ट्रेडिंग के डेबिट वाला लिख दिया ना, अब ट्रेडिंग के क्रेडिट वाला लिख देते हैं। ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, वो दो ही है ना। सो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय सेल, बाय रिटर्न आउटवर्ड, क्या बोले बेटा? ओके चेक कर रहा था मैं, आपका ध्यान है क्या? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। बोलो 1 2 कितना अमाउंट है? 5, 1 लाख, 1,05,000 और क्या है? क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000। चेक करो पहली एंट्री, दूसरी, तीसरी कौन सी रहेगी? पी एंड एल वाली। वैसे ही पी एंड एल के डेबिट में टो 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 टो, फिर बाकी आइटम टू पी एंड एल, बरोबर है? ऐसे ही कुछ रहेगा। चेक करो तो नीचे देखो, ये 75,000 वाली एंट्री दिख रही क्या? दूसरी ये 1,20,000 वाली एंट्री दिख रही है क्या? सैलरी रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न आउटवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक, बरोबर है? ऐसे ही कुछ है। अच्छा अब ये ट्रेडिंग का डेबिट क्रेडिट का नेट इफेक्ट क्या आता है रे बाबा? ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे आता है ग्रॉस प्रॉफिट? बताओ तो जरा। ट्रेडिंग के डेबिट साइड की टोटल कम है, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो बैलेंस को आप लोग बचपन से क्या बोल रहे हो? ग्रॉस। सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग के डेबिट में आता है ना। सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। देखो तो वही है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस। कहां से आया ये? बैलेंसिंग फिगर। सर कैसे निकाला जरा बताओ। ये सारे आइटम की टोटल करो, ये डेबिट वाले हैं, और ये सारे आइटम की टोटल करो, ये क्रेडिट वाले हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में ना। करो इसकी टोटल 10 50 60 75,000, 75 और 1 20, डिफरेंस कितना है बेटा? डैन डैन। आया क्या? सिंपल है ना। उसके बाद ये पी एंड एल के डेबिट में टू सैलरी, इंश्योरेंस, बैड डेट। देखो वही है क्या आइटम पी एंड एल के डेबिट में? टू सैलरी, टू इंश्योरेंस, टू बैड डेट, टू डिस्काउंट, खत्म। ये 4 आइटम है, 1 2 3 4 टोटल लिख दिया, और पी एंड एल के क्रेडिट में लिख दिया, बरोबर है? नेट प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे, आ जाएगा क्या? ऐसे क्वेश्चन इंटर में आने के चांसेस कम है, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट मॉड्यूल में इसलिए हमने देख लिया। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो, एनीबडी प्लीज़। जो बच्चा स्टार्टिंग से आ रहा है, सारी चीज़ें देख रहा है, उसको कुछ डाउट है तो प्लीज़ पूछो। क्लियर? ऑल सेट? ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनी बेटे बेटे एनीबडी? सौगंध है आपको आपके चाहने वाले की, अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो और आपने डाउट नहीं पूछा तो कसम दे रहा हूं, हाँ।
पक्का? हाँ, कंडीशन एक ही है, आप स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे होने चाहिए, आपका पहला या दूसरा दिन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये हमने ऑलरेडी देखा है। आपको क्वेश्चंस चाहिए ना रेक्टिफिकेशन के, ये थ्योरी पार्ट है, हाँ देखा हुआ है बोला हमने। आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट, ये मैंने सब आपका लिखवा के दिया है, इसकी थ्योरी मत देखना, मैंने जो लिखवा के दी इसी में से पूरा बस आपको आसान लैंग्वेज में लिखवा के दिया है। यो डैन रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। अब चेक करते हैं आपने अब तक जो भी मुझसे पढ़ा है आपका कितना ध्यान था। सबसे पहला वाला, परचेस ऑफ प्लांट, रेक्टिफाई करना है बेटा। परचेस ऑफ प्लांट फॉर ₹10,000 रॉन्गली पास थ्रू द परचेस अकाउंट। बोलो बेटा, अब इस एरर को रेक्टिफाई करो 3 बार, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट। याद आया कि एक डमी एग्जांपल लिया था हमने, 3 कॉलम बनाए थे ना। लिखो क्वेश्चन नंबर 27, पहला मैं करके बताऊंगा, बचा हुआ आज आपका होमवर्क है। प्लांट परचेज किया 10,000 का, रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। प्लांट परचेज किया 10,000 का, गलती से कहां लिख दिया? परचेज बुक में। सर कैसे लिखना है? देखो ध्यान देना, मैं बता देता हूं। डेट, पर्टिकुलर्स, केस ए बिफोर ट्रायल बैलेंस, केस बी आफ्टर ट्रायल बैलेंस, और आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर। वेरी गुड मुन्ना, कहां थे आप अब तक? और थर्ड वाला आफ्टर फाइनल अकाउंट, यानी क्या? यानी इन अकाउंटिंग परेड। ठीक है। परचेस ऑफ प्लांट, प्लांट परचेस wrongly debited to purchase book। अरे रे 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 रे, गलती क्या हुई समझ में आया क्या? प्लांट खरीदा, क्या डेबिट करना चाहिए था? प्लांट। इस गधे ने प्लांट को तो डेबिट किया नहीं, उल्टा परचेस को डेबिट कर दिया। वो 2 स्टेप जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, और जो करना चाहिए था वो अभी करो। क्या गलत हुआ? प्लांट खरीदा, प्लांट को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, उल्टा परचेस को डेबिट कर दिया। बोलो परचेस को डेबिट करना चाहिए था, परचेस को डेबिट नहीं करना चाहिए था, रिवर्स करो टू परचेस। बराबर है, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो। क्या करना चाहिए था? प्लांट को डेबिट करना चाहिए था, अब कर दो। सेकंड में भी सेम आ जाएगा एंट्री, क्योंकि यहां पे सिंगल साइड एरर होता तो पहले वाले में सेंटेंस आता, दूसरे वाले में सस्पेंस यूज करते, बट यहां सस्पेंस है ही नहीं, तो सस्पेंस अगर नहीं है तो पहले दोनों की एंट्री सेम रहेगी। वापस बोलूं, सस्पेंस अगर नहीं है तो पहले दोनों की एंट्री सेम रहेगी। सो प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेस। कोई है जो मुझे बताएगा लास्ट में क्या आएगा? वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल सही बोला, प्लान टू P&L है। कितनी छान, कितनी गोड़ मुलायत रे। चलो हो गया, सिंपल है। याद आ रहा है क्या आपको? डन। चलो इतना कह के मैं मेरे आज के छोटू से 2 शब्द समाप्त कर रहा हूं, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।